हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज का वीडियो का मेन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। नो आज के दिन कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी चीज़ें जिसने आपको कुछ भी सिखाया है, जिसने आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है, प्लीज़ फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। राइट, दिस इज़ द डे जिस दिन हम उनका कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली रिकग्नाइज करते हैं एंड उनको हम सच में एक सम्मान देते हैं जो भी एक इम्पैक्ट वो हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। To all the teachers, to all the mentors, a very very happy Teachers Day. So let's start with the 5th of September का न्यूज़पेपर डिस्कशन, जहां हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर के ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक साथ डिस्कस करते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, जो कि हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जहां हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली सिंगापुर विजिट पे गए हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लगातार पिछले 2 दिनों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले जो विजिट हुई थी वो ब्रुनेई की हुई थी, राइट, और सेकंड जो विजिट हुई है दैट इज़ इन सिंगापुर। सो ये 2 टाइप के विजिट्स हुए हैं अभी रिसेंटली। अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर गए हैं तो वहाँ उन्होंने 4 डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। एक किया है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, जहाँ पर इंडिया और सिंगापुर साथ में मिलकर सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च करेगा। सेकंड उन्होंने साइन किया है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, थर्ड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एंड फोर्थ हेल्थ के इंफ्रा के ऊपर। सो ये 4 डिफरेंट बेसिकली सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ के ऊपर MOU साइन किए हैं। नाउ इंडिया का जो ये पर्टिकुलर विजिट है ब्रुनेई को और सिंगापुर की तरफ, ये बेसिकली शो करता है कि इंडिया एक अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह रिकग्नाइज करवाना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसलिए वो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बायलैटरल रिलेशन को बेटर कर रहा है, कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन साउथ चाइना सी के अंदर और बेटर कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या फिर इंटरनेशनल लॉ का जो प्रॉपर एप्लीकेशन है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको हम और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। और मेनली जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉन्टेक्स्ट किसका है, साउथ चाइना सी का। बिकॉज चाइना यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं असर्टिव पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को असर्ट करना चाहता है, अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में रखना चाहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जितने भी वहाँ पर बाकी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वल्नरेबल फील कर रहे हैं, उनको वहाँ पर खतरा फील हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज ट्राइंग टू इंगेज विद दोज कंट्रीज सो दैट हम एक बेटर तरीके से एक बेटर पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में आ सकें, हम बेटर अग्रीमेंट साइन कर सकें, तो सो दैट कल को आने वाले टाइम में हम चाइना को साथ में मिलकर काउंटर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द मेन रीज़न यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया जो है ये भी सपोर्ट करना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलपमेंट की बेसिकली पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्रीज को हथियाने में लगा हुआ है, एक्सपैंड करने में लगा हुआ है। रादर एक कंट्री दूसरी कंट्री को डेवलप करवाने में हेल्प करे, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज वन अर्थ, दिस इज द प्लेस फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। सबको यहाँ पर साथ में मिलकर रहने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रूल्स बेस्ड ऑर्डर। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक प्रॉपर पीस एंड हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए, और वो रूल्स के ऊपर बेसिस होनी चाहिए। मतलब लॉ के ऊपर बेस रखो, किसी पर्सन के ऊपर बेस मत रखो। ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ अ मैन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इंडिया और सिंगापुर, इंडिया और ब्रुनेई और बाकी कंट्रीज जो हैं बेसिकली साथ में मिलकर कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंट जो सिंगापुर के साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं उसमें और भी बहुत सारे 4 तो हमने MOU साइन किए हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हमने कॉपरेशन करने की डिमांड की है, जैसे कि मैरीटाइम सेफ्टी, मैरीटाइम ट्रेड, फिर एजुकेशन के फील्ड के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर। इन सारे ही एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज़्यादा अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इंडिया और सिंगापुर दोनों ही कंट्रीज जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहती हैं, रीजनल पीस, रीजनल हार्मनी, स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ साउथ चाइना सी, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पर चाइना खुद को डोमिनेंटली असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन सारे एरियाज़ के अंदर हम एक न्यूट्रल पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई इंडिया यहाँ पर बाकी कंट्री के साथ भी कहीं ना कहीं बातचीत करके उनके साथ अग्रीमेंट के अंदर आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जो एनुअल फोरकास्ट होता है, मतलब जहाँ पर वर्ल्ड बैंक बेसिकली एक अंदाज़ा लगाता है, अनुमान लगाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का ग्रोथ कैसा रहने वाला है। तो उन्होंने रिसेंटली इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है, तो वर्ल्ड बैंक का जो पहले का बेसिकली एक फोरकास्ट था जिसके तहत इंडिया जो है 2024-25 के अंदर 6.6% ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाला था, बट उन्होंने इस चीज़ को इंक्रीज करके 7% कर दिया है रिसेंटली, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, 6.6% उन्होंने पहले बोला था, बट रिसेंटली उसको रिवाइज करके बोला है कि अब 7% से इंडिया ग्रो करेगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं अलाइन कर रही है जो RBI के पहले डेटाज आए थे, RBI के प्रोजेक्शंस आए थे, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्शंस आए थे, IMF के प्रोजेक्शंस आए थे। अब देखो RBI ने पहले बोल रखा है कि इंडिया 7.2% से ग्रो करेगी,
तो वर्ल्ड बैंक 7% के आसपास आ गया। नाउ एडीबी ने पहले कहा था 7% से ग्रो करेगी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहता है 6.9% से ग्रो करेगी, मतलब ऑलमोस्ट 7% से ग्रो करेगी। तो अब देखो वर्ल्ड बैंक जो है वो पहले काफ़ी कम ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा था इंडिया के लिए, बट वो भी अब अपने आप को इंक्रीज करके 7% के ऊपर लेकर आ गया है। नाउ वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है प्राइवेट कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, जो मैं और आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। और सेकंड चीज़, जो रूरल इनकम इस बार बूस्ट होने के चांसेस है, जो फार्मर्स की इनकम बूस्ट होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ अ गुड मानसून, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, गवर्नमेंट लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब गवर्नमेंट लगातार रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, ये सब चीज़ें बनवा रही है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, राइट, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें बनवा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक बेटर भावना आ रही है कि वो बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होने के कारण, आयुष्मान भारत स्कीम होने के कारण लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम दाम के अंदर इलाज मिल जाता है, तो वो जल्दी से बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। अगर प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो स्किल्ड एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट वर्ल्ड बैंक ने साथ में ये भी कहा है कि इंडिया को अगर सबसे बड़ा राइट नाउ चैलेंज है तो वो चैलेंज है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने बोला है जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, स्पेशली लेदर का एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल का, अपैरल का एक्सपोर्ट, यहाँ पर इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ मतलब खो दिया है। वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, ये सब कंट्रीज है जो कि लेदर, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स में इन सब में आगे बढ़ गई है। इंडिया कहीं ना कहीं पीछे हो गई है। तो यहाँ पर इंडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है, जहाँ पर इंडिया को फिर से एक बार अपने आप को रीगेन करना है इन एरियाज के अंदर। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है हाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का, स्पेशली इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल की तरह या फिर टूल्स की तरह इस्तेमाल होते हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, राइट। तो उन चीज़ों के ऊपर जो हाई टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगाए गए हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि इंडिया को यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ अभी हमारा एफटीए साइन नहीं हुआ है, उनके साथ भी एफटीए साइन करने की ज़रूरत है, ऐसा भी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली बोला है। कुछ रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। ऑब्वियसली पहली तो गवर्नमेंट को अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर फोकस करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो, एक्सपोर्ट के लिए जो इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए, राइट। इसके अलावा इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बेस और बेटर करना होगा, जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको और इंक्रीज़ करना होगा, हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना होगा, हमें बेसिकली न्यू एफटीए साइन करके अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आना होगा, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नया सैटेलाइट बेस्ड हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम बनाया है। वो किस तरीके से काम करेगा उसको हम समझते हैं अभी। देखो, जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने रिसेंटली एक ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बेस्ड यानी कि सैटेलाइट बेस्ड बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि मॉनिटर कर सकता है व्हीकल्स के ट्रैफिक को रियल टाइम में। मतलब रियल टाइम में वो देख सकता है कि कोई पर्टिकुलर व्हीकल कहाँ से चली, कहाँ तक गई, कब कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकता है। इसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं कंजेशन जो होता है, ट्रैफिक वगैरह होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी उसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसने जीआईएस सिस्टम के साथ साथ में एक जीएनएसएस सिस्टम बनाया है, मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, जो कि ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन का काम करेंगे। कैसे करेंगे देखो समझो। बेसिकली होगा ये कि एक पर्टिकुलर गाड़ी है, लेट्स से कि कहीं से भी निकलती है, अपने घर से निकलती है, तो सैटेलाइट उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगी और उसकी व्हीकलर मूवमेंट को प्रॉपर्ली समझेगी, ठीक है। उसके बाद समझते समझते लेट्स से कि वो गाड़ी मूव करते करते एक नेशनल हाईवे पे जाती है और वो किसी वो टोल कलेक्शन गेट के पास जाती है। तो टोल कलेक्शन गेट्स के आसपास में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रडार्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर व्हीकल को रजिस्टर करेंगे और उसका ओवरऑल डिस्टेंस चेक करेंगे कि जहाँ से भी वो चले हैं और जहाँ तक वो आए हैं वहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया। अब द मोमेंट डिस्टेंस ट्रैक हो गया, डिस्टेंस मेजर हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टोल चार्जेस उसके जो भी पेमेंट का मैकेनिज्म होगा वहाँ से ऑटोमेटिकली टोल चार्जेस कट जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, जो भी डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ऑटोमेटिकली उससे जो टोल्स थे वो ऑटोमेटिकली कट गए, तो टोल बूथ पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। तो उसी के कारण यहाँ पर कंजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई ना। इसके कारण जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हमें फिजिकल बैरियर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, हमें मैनुअली टोल बूथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इसके कारण क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन बहुत कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ, गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ, ऐसा किसी को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सैटेलाइट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट। सैटेलाइट्स के साथ साथ में जो भी फ्रीक्वेंसी रडार्स होंगे वो बहुत फास्ट काम करेंगे और ऑब्वियसली इन चीज़ों में वो एक एफिशिएंसी को ला के रख देंगे, जिससे कि ऑब्वियसली हमारा जो टोल कलेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ
ये पर्टिकुलर चीज़ जो लाई गई है वो बेसिकली फास्टैग सिस्टम के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फास्टैग सिस्टम आप जानते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को बेसिकली यूज़ करता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी को राइट नाउ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिसयूज़ करना स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो गलत तरीके से फास्टैग को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, और वहाँ से बेसिकली पैसा चीट कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सैटेलाइट वाला सिस्टम है वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है। जब वो बन जाएगा उसके बाद ही उसको नेशनल हाईवे के नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। ऑलराइट, नो लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज़, जहाँ पर हम लास्ट चांस टूरिज्म के बारे में बात करते हैं। सो लास्ट चांस टूरिज्म क्या है? देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे ग्लेशियर्स, बहुत सारे आइस केव्स जो हैं वो लगातार मेल्ट हो रहे हैं और रिसीड हो रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि इस पर्टिकुलर नेचुरल वंडर्स को एक बार लास्ट टाइम देखना चाहते हैं कि बिफोर दे डिसअपियर, इससे पहले कि वो ग्लेशियर्स खत्म हो जाए, इससे पहले कि वो आइस केव्स पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, वो टूरिस्ट जो है वो जाकर उस चीज़ को देखना चाहते हैं। जैसे कि मेनली आइसलैंड में आप जानते हैं बहुत सारे वहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के ग्लेशियर्स हैं, आइस केव्स हैं, तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आइसलैंड की इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज वहाँ के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो जो टूरिस्ट है वो एक आखिरी बार उसके मेल्ट हो जाने से पहले उस चीज़ को देखना चाहते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी साथ में है, जैसे कि आइस स्ट्रक्चर्स बिकॉज अनस्टेबल हो जाता है, तो उसके कारण जो टूरिस्ट का रिस्क है वो भी तो इंक्रीज हो जा रहा है। मान लेते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट एक पर्टिकुलर आइस केव को देखने गए हैं और उसी टाइम वो आइस केव अगर गिर गया तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ ये जो ग्लेशियर्स के आसपास में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर नहीं बट आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डेंजरस मतलब होता जा रहा है। इसके कारण हमें इसको ठीक करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है, राइट। हमें अगर आप देखो अलास्का और आइसलैंड जैसे कंट्रीज जहाँ पर टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और लास्ट चांस टूरिज्म जो लगातार वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपको बेसिकली अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी गाइड्स वगैरह होते हैं जो भी आपको वहाँ तक लेके जाते हैं उनको और ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है बिकॉज रिस्क बढ़ रहा है। तो हमें ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए अपनी तैयारी को भी और ज़्यादा बेटर करना होगा और ज़्यादा बेटर तरीके से हमें उन चीज़ों को संभालना होगा सो दैट आने वाले टाइम में कहीं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दे, राइट। कुछ एक्टिविटीज़ जो कि पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, जैसे कि केव्स के अंदर जाना, केव टूर्स करना, वो अब बहुत ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है बिकॉज वो केव ऊपर से गिर सकता है एक्चुअली, राइट, बिकॉज ऑफ कोलैप्सिंग आइस स्ट्रक्चर्स। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो चारों ही हमने प्रॉपर्ली समझ लिए हैं। इसके अलावा और भी कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे आज के न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर